नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति की बात कर रहे थे। राष्ट्रपति के कार्य हमने बता दिए थे कुछ, और कुछ कार्य हमारे रह गए थे जिनके बारे में आज बात करेंगे। इसके बाद हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों में मैंने आपको विधायिका संबंधी शक्तियाँ और कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ बता दी थी। इसके आगे जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं वो पहली एक और होती है, तीसरे नंबर पे सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति का जो वर्णन है वो आपका अनुच्छेद 53 में है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है और विदेशों से अगर किसी भी पड़ोसी देश से युद्ध आदि की स्थिति है तो राष्ट्रपति के नाम से ही युद्ध की घोषणा और उसके बाद शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ वीटो पावर्स, वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। वीटो पावर्स की हम बात करें तो उसके पहले आप याद करेंगे कि राष्ट्रपति को मुख्य रूप से जो अधिकार प्राप्त हैं, हमने आपको विधायिका पढ़ाते समय बताया था कि वो किसी भी विधेयक को या तो अनुमति प्रदान करेगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा या फिर संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देगा। इसीलिए इसके पास जो 3 वीटो पावर्स हैं, पहला है एब्सोल्यूट वीटो। इसको आप हिंदी में कुछ कठिन सा शब्द है अत्यांतिक वीटो वो बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को परमिशन नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है। दूसरा होता है सस्पेंशन वीटो। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को लोकसभा के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है तो ये हो गया आपका सस्पेंशन वीटो, कि आपने पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को भेज दिया। तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट का मतलब होता है जेब, इसको हम जेबी वीटो भी बोलते हैं और इसको आप हिंदी में निलंबनकारी वीटो भी बोलते हो, सस्पेंशन वीटो को। तो पॉकेट वीटो का मतलब क्या हुआ कि आप किसी विधेयक को जेब में रख के बैठ गए। ये राष्ट्रपति का बड़ा अजीब सा अधिकार है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख के भूल जाता है। ऐसा एक बार पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी ने भारतीय डाक विधेयक के संबंध में किया था। क्या किया कि उसको विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लेके बैठ गए, ना यस ना नो, अनिश्चित काल के लिए लटका दिया। तो ये हो गई 3 प्रकार की राष्ट्रपति की वीटो पावर्स। अगली होती हैं राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक मतलब जुडिशियल पावर्स क्या क्या हैं, तो 2 प्रकार की जुडिशियल पावर्स हैं। पहला हमारा क्या होता है कि अनुच्छेद 72 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी अपराधी जिसको सज़ा प्राप्त हो, सजायाफ्ता व्यक्ति हो, उसकी सज़ा को या तो माफ़ कर सकता है या फिर कम कर सकता है, उसको विराम भी दे सकता है, सज़ा की प्रकृति को भी बदल सकता है। जैसे मान लो किसी की मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसको उम्र कैद में बदल सकता है, आजीवन कारावास को 5 साल के कारावास में बदल सकता है। मतलब सज़ा की प्रकृति को भी बदल सकता है और सज़ा को लघुकरण भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, या फिर कंप्लीटली उसको समाप्त भी कर सकता है। तो ये आपकी जो इसमें इस वाले लेक्चर में मैं आपको बताना भूल गया, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अनुच्छेदों के बारे में हम बात करेंगे और इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अनुच्छेद 72 के मुताबिक राष्ट्रपति को जो क्या है, क्षमादान का अधिकार है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षमादान का अधिकार। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। अगला होता है अनुच्छेद 43 के मुताबिक एक और अधिकार है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, जो CJI है, उससे किसी मुद्दे पर न्यायिक राय मांग सकता है। उसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी बोलते हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जो राष्ट्रपति किसी मुद्दे पे, अभी रिसेंटली 2G स्कैम मामले में राष्ट्रपति ने, उस समय जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब, तो उन्होंने जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मुताबिक, अनुच्छेद 43 के मुताबिक एक राय मांगी थी। हाँ, ये अलग बात है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राय तो वो मांगता है, लेकिन आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हो कि वो राय आपको माननी ही माननी है। उसने राय मांग ली, उसकी इच्छा है वो मानेगा, उसकी इच्छा है वो नहीं मानेगा। तो ये अनुच्छेद 43 में ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाली बात जो है वो मेंशन है। अगला बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, वो होती हैं आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 352 में, 356 में और अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 352 में जो वर्णन है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ चूँकि बोर्ड की समस्या अभी हमारे पास नेक्स्ट क्लास से नहीं रहेगी, नेक्स्ट क्लास के लिए हम बड़ा बोर्ड ला आए हैं जो फिट होना बाकी है, तो थोड़ा सा डिटेल में लिखा करेंगे। अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल
पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया। जो भी हमारे मूल अधिकार नागरिकों के होते हैं, अधिकांश मूल अधिकार कितने सस्पेंड होते हैं मैं मूल अधिकार पढ़ाते समय बताऊंगा, तो अधिकांश मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं और पूरे देश में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। वो होता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। दूसरा होता है अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर ये लगाया जाता है। अच्छा, अनुच्छेद 352 के बारे में कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है कि नहीं लगा है, कब लगा है, क्या है। तो देखो, पहले क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो एक कारण होता था वो ये होता था, उसमें आंतरिक अशांति तथा विद्रोह वगैरह की स्थिति में भी लगाया जा सकता था। लेकिन अभी 44वें संशोधन के बाद क्या हुआ है कि आंतरिक अशांति शब्द को इस आपातकाल में से हटा दिया गया है। अब आपातकाल केवल किसी बाहरी देश के आक्रमण या फिर सैन्य विद्रोह, अगर भारत की सेना भारत के सरकार के खिलाफ हो जाए तो आपातकाल लग सकता है। लेकिन चूँकि इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा था 25 जनवरी 1975 की रात को, वो इंदिरा गांधी ने जो कारण दिया था, वो कारण दिया था आपातकाल का आंतरिक अशांति। तो उस समय आपातकाल लगा, 21 महीने चला और वो मार्च 1977 में ख़त्म हुआ था। लगभग 21 महीने चला था। वो भारत का सबसे लंबा आपातकाल था और आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। इसके अलावा 1962 से जो युद्ध हुआ था भारत का चीन के साथ 62 में, उस समय भी आपातकाल लगाया गया था। और 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के समय भी थोड़े समय के लिए दोनों बार आपातकाल लगाया गया था। तो आपातकाल की जो अवधारणा थी वो 44वें संशोधन से थोड़ी सी बदल दी गई। अब आपातकाल लगाना उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये 352 वाले आपातकाल की बात कर रहे थे हम, राष्ट्रीय आपातकाल की। अनुच्छेद 356 में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि राज्यों में अगर किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही, कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं है और बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही है, उस स्थिति में राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति को पूरी सूचना देता है और राष्ट्रपति उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ये होता है राज्य में आपातकाल, जिसको हम नाम क्या देते हैं, राष्ट्रपति शासन। एक और क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है कि राष्ट्रपति शासन में जो अधिकार होते हैं वो किसके पास रहते हैं, या फिर राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम कौन करता है। तो जब भी किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ की सारी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में अप्लाई करता है वो कौन करता है, राज्यपाल। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपका जवाब होगा राज्यपाल। अनुच्छेद 360 में ये होता है आपका वित्तीय आपातकाल। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन अगर सरकार को ऐसा लगे कि भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वित्तीय स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और देश में जो अपना खर्चे चलाना, सैलरी देना, ये सब चीज़ें संभव नहीं हैं, तो सरकार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की, जिसमें मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है अनुच्छेद 352। अगली एक और शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वैसे तो आपको सबको पता ही है कि कानून बनाने के लिए पहले विधेयक पेश होता है संसद में, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में पारित होता है, या तो साधारण बहुमत से या फिर विशेष बहुमत से। पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, उसके बाद वो कानून का रूप ले लेता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि परिस्थितियाँ बहुत अधिक विषम हैं और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अर्जेंट में कोई कानून बनाना है, परिस्थितियाँ इस कदर विषम हैं कि संसद के सत्र चलने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, तत्काल कोई कानून बनाना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश के जरिए किसी भी अधिनियम को कानून का रूप दे सकता है। अब इस अध्यादेश में होता क्या है, यहाँ पे दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये है कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। रिसेंटली 2-3 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आप अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 123 बहुत सरल है। ठीक है, फिर क्या है कि अनुच्छेद, ये जो अध्यादेश है ये वैलिड कब तक रहेगा, तो संसद का सत्र प्रारंभ होने से 6 हफ्ते तक ये वैलिड रहेगा। 6 हफ्ते तक के पहले आपको इसको दोनों सदनों से पास करा के राष्ट्रपति के पास भेज देना है, तो ये कानून का रूप धारण कर लेगा, अदरवाइज़ ये समाप्त हो जाएगा। हालांकि इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इतने डीप में पूछा नहीं जाता है, तो मैं एक मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि 6 हफ्ते में आप इसको
दोनों सदनों में राष्ट्रपति की परमिशन ले लो, अदरवाइज ये अध्यादेश नल एंड वॉइड हो जाएगा, कानूनी भाषा में नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये था हमारा राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का मुखिया होता है। कार्यपालिका में अगली चीज़ हमारी है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बहुत सीमित टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पहली बात तो यह है कि उपराष्ट्रपति संबंधी जो बातें हैं वो अनुच्छेद 66 में लिखी गई हैं। एक सिंपल सा है, अभी मेरी जानकारी में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आप 66 ध्यान रखें। फिर आ गया उपराष्ट्रपति के चुनाव में पद्धति क्या है, तो पद्धति एकल संक्रमणीय पद्धति है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है और इसका भी राष्ट्रपति की तरह एक निर्वाचक मंडल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा, कौन कौन से, संसद के सदस्य, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के केस में मनोनीत नहीं होते थे, ठीक है, ये फ़र्क है। फिर योग्यता की बात है तो 35 साल मिनिमम एज है, और वो दूसरा होता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कार्यकाल 5 वर्ष है। शपथ और त्यागपत्र जो भी है वो राष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र अगर उपराष्ट्रपति को देना है तो वो राष्ट्रपति को दे देगा। कार्य मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति का क्या है, जो काम लोकसभा में स्पीकर का है, लोकसभा अध्यक्ष का है, वही काम राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का है। क्यों है, क्योंकि राज्यसभा में पदेन सभापति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, या फिर दूसरे शब्दों में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये क्या काम है इसका, राज्यसभा का संचालन करना। जैसे लोकसभा का संचालन स्पीकर करता है वैसे ही राज्यसभा का संचालन ये करता है। एक और काम होता है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। जैसा स्पीकर के केस में था कि अगर दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष में बराबर मत पड़े हैं तो उस केस में उसको निर्णायक मत देने का अधिकार है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा का जो सभापति है वो वोट नहीं कर सकता है। केवल किन परिस्थितियों में, जब पक्ष विपक्ष में बराबर मत पड़े तो उसको सिर्फ निर्णायक मत का अधिकार है। एक और कार्य है इसका, अनुच्छेद 65 के मुताबिक अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है, पद पर ना होने के बहुत सारे कारण मैं बता ही चुका हूँ, मृत्यु हो गई हो या फिर महाभियोग लगा हो या कोई और कारण भी हो सकता है, तो उस केस में वो राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेगा उपराष्ट्रपति जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर ना आ जाए। मतलब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अधिकार जो है वो उपराष्ट्रपति को है। और हिंदुस्तान में प्रोटोकॉल के मुताबिक दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। अगला जो कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग है वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का मतलब आपका प्रधानमंत्री और साथ में उसका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की बात करें तो पहले क्या होता था, कितने भी मंत्री बन सकते थे। प्रधानमंत्री जो होता था वो कितने भी मंत्री बना सकता था। मंत्रियों का है क्या, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह से पूरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। मतलब साइन तो होते हैं राष्ट्रपति के, लेकिन जो मर्जी चलती है वो चलती है प्रधानमंत्री की, ठीक है। तो राष्ट्रपति पहले तो कितने भी मंत्री बना सकता था, लेकिन क्या हुआ 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी है, मायावती की सरकार को गिरा के, और उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी को काट के जन बसपा पार्टी बनी थी, जिसके 40 विधायक काट के सपा को समर्थन दे रहे थे। और हुआ क्या कि कांग्रेस उसमें बाहर से समर्थन दे रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी खस्ता हाल ट्राईपॉड वाली सरकार को चलाने के लिए मुलायम सिंह यादव को ढेरों मंत्री बनाने पड़े, और मुलायम सिंह यादव ने हिंदुस्तान के इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ दिया मंत्री बनाने में। उसके बाद क्या हुआ, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, 2003 में एक संशोधन लेके आए, 91st संशोधन है ये, 91st अमेंडमेंट, 91वां संशोधन लोकसभा। इसमें क्या आया, इसमें क्या खास बात आई है कि किसी भी जगह पे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोकसभा के जितने भी कुल सदस्य हैं उनके 50% से ज़्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते हो। मतलब 543 का 15% जो हुआ उससे ज़्यादा मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं हो सकते हैं। अब कब, 2003 के बाद से। फिर नियुक्ति बताई दिया आपको, राष्ट्रपति करता है। एक और चीज़ है इसमें कि यदि शपथ लेते समय मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगला एक और क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो हमेशा ध्यान रखिए मंत्रिपरिषद सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगली चीज़, मंत्रियों की 3 कैटेगरी होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, और तीसरा होता है उपमंत्री।
कैबिनेट मंत्री का मतलब हो गया जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हैं, सारे नीतिगत फैसले प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट ही लेती है। आमतौर पे प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग बुलाता है, पूरे मंत्रिमंडल की मीटिंग नहीं बुलाता है। कैबिनेट का मतलब जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं सिर्फ वही बैठ के बात करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री मतलब सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हैं और नीतिगत फैसले लेते हैं। दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कि ये हैं तो राज्य मंत्री, कैबिनेट दर्जा इनको नहीं मिला हुआ है, लेकिन ये अपने विभाग में स्वतंत्र मंत्री हैं, मतलब इनसे ऊपर कोई दूसरा नहीं है, अपने विभाग के ये सर्वे सर्वा हैं, भले ही दर्जा इनका कैबिनेट नहीं है। तीसरे और मंत्री होते हैं उप मंत्री, इनको सिर्फ वही बात है हाथी के दांत खाने के हैं, खाने के और दिखाने के और। तो ये केवल लाल बत्ती वाले लोग होते हैं जिनको मिल गई है लाल बत्ती, लेकिन इनका कोई योगदान नहीं होता है नीतिगत फैसले लेने में, और इनके ऊपर कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री जरूर होता है जो इनका सर्वे सर्वा है, जो इनका बॉस है। कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत जो मंत्री होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं उपमंत्री। तो फ्रेंड्स ये था पूरा आपका कार्यपालिका टॉपिक जो लगभग खत्म हो गया, और विधायिका मैं आपको खत्म करा चुका हूँ, कार्यपालिका भी हो गया। अगले लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस के न्यायपालिका को पढ़ेंगे, और आप लोगों की डिमांड है हिंदी के लेक्चर्स की, हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो मैं हिंदी के लेक्चर्स भी 1-2 दिन में स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।